जय हिंद एवरीवन। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं बात करना सिट्रिक एसिड साइकिल पे। हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे अर्थ पे ऑक्सीजन रही हो या ना रही हो, लेकिन उससे पहले से ही अगर उन्हें एनर्जी डेराइव करनी है तो एनर्जी उनको प्राप्त करने के लिए हमेशा ऑक्सीडेशन कराना होता है। जो भी ऑर्गेनिक फूड्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है उनका ऑक्सीडेशन करना होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जो है ये प्रोसेस जो है स्टेप वाइज प्रोसेस होता है सेल्स के अंदर। क्यों होता है? क्योंकि एक साथ बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो बहुत ही डेलिकेट मॉलिक्यूल्स हैं, वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें दो तरह से होता है। वो क्या है? एक है एनारोबिक प्रोसेस है और दूसरा है एरोबिक प्रोसेस है। जब हम कहते हैं एनएरोबिक, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कि वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ठीक है, दूसरा जब हम बात कर रहे हैं एरोबिक, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो अगर हम कहें कि मोटी मोटी बात करें कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, फैट, इन सभी को स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन के थ्रू गुजरना होगा अगर एनर्जी डेराइव करनी है तो। ठीक है, तो इसमें हमने जैसे बात करी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन एक हो रहा है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, एक हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, इसका बहुत बड़ा मेटाबॉलिक और इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है भाई? कि जब भी अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, अर्थ का इवोल्यूशन या लाइफ का इवोल्यूशन कहें, अर्थ का इवोल्यूशन 4.7 बिलियन ईयर्स को हुआ। ठीक है ना, लेकिन अगर हम लाइफ की बात करें तो वो 3.7 बिलियन ईयर्स को हुआ। उसके बाद जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल, उससे पहले लाइफ आ चुकी है 3.7 बिलियन ईयर, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना शुरू होता है कब? 2.1 से 2.3 बिलियन ईयर को। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा हो रहा है तो उससे पहले क्या लाइफ नहीं थी? उससे पहले लाइफ थी, लेकिन वहां पे क्या होता था कि ऑक्सीडेशन वहां पे भी होता था, बट ऑक्सीजन एज ए सिंक अवेलेबल नहीं था। अंतिम में इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन वहां एक्सेप्ट नहीं करता था। और आज हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अवेलेबल हैं, जो जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? कि ऑक्सीडेशन जो है इवोल्यूशनरी रूप से अगर हम कहें तो वो कंजर्व हुआ दो पार्ट्स में। एक जो है जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट था और एक दूसरा पार्ट जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट था। ठीक है, जैसे अगर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम ले लें ग्लूकोज, ठीक है, और ग्लूकोज का अगर हम जो है ऑक्सीडेशन देखें स्टेप वाइज, तो वो दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो कि एनएरोबिक प्रोसेस है जहां ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है उसमें NADH प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो कि एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है ना। तो नेचुरल सी बात है, अगर कोई रिड्यूस्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ठीक है ना, तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो किसी न किसी का रिडक्शन होगा। तो ये हमको दिखा रहा है कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस के एंड में दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनका अब फर्दर ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होगा, वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होगा। तो कैसे होगा ऑक्सीडेशन भाई? तो ये जो प्रोसेस है जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है ना, एरोबिक प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन को अगर हम मोटी मोटी भाषा में कहें तो सेल के द्वारा ऑक्सीजन का लेना और CO2 का निकालना, है ना। इसको रेस्पिरेशन को जो है आप वेंटिलेशन से कंफ्यूज मत करिएगा भाई।
यहाँ ऑक्सीजन किस लिए ली जा रही है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करके CO2 बनाने के लिए, और जो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एनर्जी है उसको कंजर्व किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जो आपका, अगर हम बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे अमाइनो एसिड हो, फैट हो, या फिर कार्बोहाइड्रेट में जैसे हम लोग मोस्ट कॉमनली डिस्कस करते हैं ग्लूकोज हो, उससे अगर हमें एनर्जी डिराइव करनी है थ्रू रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन डिपेंडेंट मीन्स, तो वो कहाँ पे होगा? उसके लिए एक आइसोलेशन है ना, वो आइसोलेटेड चैम्बर है अलग से, जो डबल लेयर्ड है। ठीक है, वो है माइटोकांड्रिया। तो उसको कहाँ जाना होगा? पाइरुवेट को माइटोकांड्रिया में जाना होगा। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है, पहला इवेंट जो रेस्पिरेशन का है, वो कि पहले सभी मॉलिक्यूल्स, सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए, कि उनको एसिटिल को ए में कन्वर्ट होना होगा। किस में कन्वर्ट होना होगा भाई? एसिटिल को ए में। And this is beautifully regulated by one of the very important multi-enzyme complex, that is pyruvate dehydrogenase complex, है ना। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन के साथ साथ आपका क्या हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो उससे क्या प्रोड्यूस हो गया भाई? एसिटिल को ए। अब ये एसिटिल को ए जो है, ये जाता है, पार्टिसिपेट करता है TCA साइकिल में, जो कि हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिसका चल रहा है। तो वहाँ पे आप किस में पार्टिसिपेट करेगा? TCA साइकिल में। और TCA साइकिल में इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा एसिटिल को ए का। ठीक है, जब एसिटिल को ए का ऑक्सीडेशन होगा तो नेचुरल सी बात है, क्या प्रोड्यूस होगा भाई? CO2 प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी न किसी का रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो वहाँ जो NAD है, FAD है, इसका रिडक्शन होके क्या प्रोड्यूस होगा? NADH और FADH2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। मीन्स जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन, एसिटिल को ए के ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस हुई, उसको कंजर्व कर लिया जाएगा, सुरक्षित कर लिया जाएगा, है ना। सुरक्षित किस फॉर्म में कर लिया जाएगा? NADH और FADH के फॉर्म में कर लिया जाएगा। ठीक है भाई। अब क्या होता है कि ये जो एनर्जी आपने कंजर्व करके रख ली माइटोकांड्रिया में, है ना, TCA साइकिल के बाद, अभी तक आपको इन द फॉर्म ऑफ ATP ये एनर्जी प्राप्त नहीं हुई, तो इससे आप कोई वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर क्या किया जाएगा? ये जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं, है ना, NADH और FADH2, ये अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करेंगे भाई? तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनकी एक सीरीज होती है, चेन होती है, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उनको ये जाके अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे देंगे, क्योंकि इन्होंने किससे लिया था? TCA साइकिल के दौरान ऑक्सीडेशन में लिया था, तो ये वहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे मूव करता है, और अंतिम में ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता है? ऑक्सीजन के पास, है ना। अब हमने कहा था कि ऑक्सीजन के पास जाना, इस ऑक्सीजन के पास जाना अल्टीमेटली किसके पास जा रहा है भाई? सोर्स इलेक्ट्रॉन का कहाँ है? NADH, और वो ETC के द्वारा होते हुए किसके पास जा रहा है? ऑक्सीजन के पास। ठीक है ना। तो सोर्स है NADH और सिंक कौन है? ऑक्सीजन। अल्टीमेटली कौन एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ने अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसीलिए इस चेन को, जो ये प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स हैं 1 2 3 4 ऐसे हम लोग देखेंगे इसको, इनको कहते हैं रेस्पिरेटरी चेन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी चेन।
ठीक है, लेकिन अभी तक एटीपी डेराइव नहीं हुई। ये कॉम्प्लेक्सेस एक और काम करते हैं, जो भी प्रोटॉन्स लेते हैं उसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वहाँ डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, डिपॉजिट करने से क्या बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट अब ना ही आउटर मेम्ब्रेन से बाहर जा सकता है प्रोटॉन, ना ही इनर मेम्ब्रेन से। और ये क्या हुआ गया, ये उसी खिंची हुई स्प्रिंग की तरह है। जब हम लोग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस किया था तो वहाँ हम बात करे थे कि एनर्जी कैसे स्टोर की जाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रोटॉन का ये जो ग्रेडियंट स्टोर है, इससे एक ईएमएफ क्रिएट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जहाँ पे भी ये होगा ये फ्री एनर्जी है, इससे एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। तो ये प्रोटॉन्स F0 F1 पार्टिकल से मूव करते हैं और उससे एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लेकिन ध्यान रहे, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ, टीसीए साइकिल में। ठीक है, लेकिन उससे एनर्जी डिराइव कहाँ हो रही है, F0 F1 पार्टिकल। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस रिकैप कि हमारे पास क्या क्या पॉइंट है। तो पहली चीज़ तो एरोबिक और एनारोबिक हमने समझ लिया। ठीक है, फिर रेस्पिरेशन क्या होता है ये देख लिया। फिर जो रेस्पिरेशन इवेंट है उसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक एसिटिल कोए का फॉर्मेशन, दूसरा टीसीए साइकिल, तीसरा ईटीसी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है NADH और FADH2 के द्वारा डोनेट किया जाएगा और वो उसमें मूव करके अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करेगा जिससे एटीपी की सिंथेसिस होगी, जिसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों इंट्रोडक्टरी लेक्चर। अब अगले क्लास से हम लोग बात करेंगे कि कैसे एसिटिल को ए का प्रोडक्शन होता है। थैंक यू एवरीवन।